अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उन्हें 7 रोज में जवाब दाखिल कराने की मोहलत दे दी है। इस फैसले पर तनकीद की जा रही है और इसे गैर मुनसिफाना करार दिया जा रहा है। दोहरा इंसाफ नामंजूर की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। इस तनकीद पर बात करने से पहले आज की समाअत के बारे में बात करते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। इमरान खान अपने वकला के साथ पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील हामिद खान से मुतालबा किया कि जो जवाब पढ़ा मुझे उसकी तवक्को नहीं थी। हामिद खान, आप सिर्फ इमरान खान के वकील नहीं, अदालत के मुआविन भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तवक्को यही थी कि आप यहाँ पर आने से पहले मातहत अदलिया से होकर आएंगे। आपके तहरीरी जवाब से मुझे दुख हुआ। जिस मातहत अदलिया पर बात की गई वो आम आदमी की अदालत थी। आम आदमी को आज भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं मिलती। चीफ जस्टिस अजहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को ये क्रेडिट जरूर जाना है। उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया। गुजरा हुआ वक्त ज़बान से कहीं हुई चीज़ वापस नहीं जा सकती। मुझे तवक्को थी, कहेगा कि गलती हुई है, तवक्को थी आप अदालतों में जाकर कहेंगे, आप पर एतबार है। इमरान खान जैसे आदमी को क्या ऐसा करना चाहिए था? चीफ जस्टिस ने कहा कि तशद्दुद का मसला हो तो हमने भी 3 साल से उठाया है। टॉर्चर को किसी भी सतह पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्या किसी शख्स को लापता करने से बड़ा कोई टॉर्चर होता है? असद तूर, अबसार आलम के केसेस आप देख लें। उन्होंने मजीद कहा कि 3 साल में अदालत वफाकी काबीना को मामला भेजती रही, काश उस वक्त भी ये आवाज़ उठाते। जवाब से लगता है कि इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने किया क्या है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल के बोलने पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप इस साइड पर आ जाएं और खामोश हो जाएं। ये मामला अदालत और तौहीन अदालत के मुर्तकिब का है, आप बैठ जाएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अडयाला जेल किसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है? क्या टॉर्चर की जरा सी भी शिकायत हो तो जेल हुक्काम मुलजिम को बगैर मेडिकल दाखिल करते हैं? ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कब निपटाई गई और तकरीर कब की गई? वकील ने जवाब दिया कि पिटीशन 22 अगस्त को निपटाई गई और तकरीर 20 अगस्त को की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था तो तकरीर की गई। पीका ऑर्डिनेंस के तहत इदारों पर तनकीद करने वालों को 6 माह जमानत भी नहीं मिलनी थी। इस अदालत ने इसको कलअदम करार दिया तो अदालत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। अदालत ने इसकी भी कभी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि आपने तौहीन अदालत के मामले पर फिरदौस आशिक अवान की जजमेंट पढ़ी होगी। अदालत ओपन होना क्लियर मैसेज था कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि अदालतें क्यों 12 बजे खुली? ये अदालत किसी भी कमज़ोर या आईनी मामले के लिए 24 घंटे खुली है। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में गिला किया, काश इसी अंदाज में मातहत अदलिया के जज को एड्रेस करते। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी लीडर की बहुत हैसियत होती है, हर वक्त बहुत अहम होता है। इस अदालत के किसी जज पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। सोशल मीडिया को सियासतदानों ने खराब किया हुआ है। इस कोर्ट ने कभी भी परवाह नहीं की कि इस कोर्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मुझे एक फ्लैट का मालिक भी बना दिया गया। मेरी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ फोटो थी जिसे एक सियासी जमात का उहदेदार बनाकर वायरल किया गया। चीफ जस्टिस अदालत आलिया ने कहा कि हमारे इदारे ने बहुत गलतियां की हैं जिन पर तनकीद को वेलकम करते हैं। सोशल मीडिया पर जजेस की तस्वीरें लगाकर इल्जामात लगाए जाते हैं। सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मना नहीं करती। आपने जवाब में कहा मगर हकीकत में एहसास ही नहीं। ये इमरान खान जैसे रहनुमा का जवाब नहीं है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि मुझे जवाब को वाजे करने का मौका दिया जाए। मैंने दरखास्त के काबिल समाअत ना होने का नुक्ता भी उठाया है। इसके अलावा भी बातें की हैं। जवाब का सफ़ा नंबर 10 मुलाहिजा करें। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत को हम गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो जुडिशल अफसर के बारे में ये कहें। बादशाह अदालत की जानिब से इमरान खान के वकला को दोबारा जमा कराने की हिदायत दी गई। अदालत की जानिब से कहा गया कि मामले की संगीनी को समझे। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि तमाम अदालती कार्रवाई को शफाफ रखेंगे। तौहीन अदालत केसेस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल लाजिम है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज खत्म हो सकती थी मगर इस जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं कि क्या इस केस में किसी को अदालती मुआवज़ भी मुकर्रर करें? इस मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब तमाम इदारे अपना आइन के मुताबिक। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आपको जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दिया गया है, आप इस पर सोचें। बादशाह अदालत की जानिब से केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। और इमरान खान तौहीन अदालत केस में 3 अदालती मुआविन जो मखतूम अली खान हैं, मुनीर मलिक हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, उनको अदालती मुआविनीन मुकर्रर किया गया है। आज इमरान खान के जवाब पर अदालत अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। इस तरह के जवाब की तवक्को बहुत पहले से थी कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे। फवाद चौधरी बहुत पहले से इस बारे में बता रहे थे। कल भी उन्होंने एक दोबारा कहा कि इमरान खान किसी भी तौर पर अदालत से माफ़ी नहीं मांगेंगे। उल्टा उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क इनकलाब के दोराहे पर खड़ा हुआ है। फवाद चौधरी गुज़श्ता रोज़ क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं।
क्या आप चैलेंज कर रहे हैं इस इन प्रोसीडिंग्स को? माफी तो नहीं मांग रहे ना? ये माफी नहीं है। लेट्स से हाइपोथेटिकली डिस्क्वालीफाई कर। हाँ मेरे तो फिर आप पाकिस्तान में एक क्योस की दावत देना चाहते हैं और क्या? अगर आप पाकिस्तान को इस टेस्ट में डालना चाहते हैं कि यहाँ पे आप अवाम निकल के जो है वो एक खून खराबा कर सकती है या नहीं है, इससे ज्यादा अहमकाना क्या सोच होगी? फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। आज फवाद चौधरी से मुताल्लिक अदालती प्रोसीडिंग्स के दौरान भी बात हुई और कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सियासी रहनुमा है, वो इस तरह की बातें करते हैं, जिस पर इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि उनके इन बयानात की कोई हैसियत नहीं है और उनसे तवक्को भी क्या की जा सकती है, जिस पर इमरान खान हंस दिए। आज की अदालती कार्रवाई पर समाज से कबल भी तनकीद की गई और समाज के बाद भी तनकीद की गई। समाज के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से कुछ और साबित होना हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां एक बार फिर पूरी कौम के सामने आया हो गई। तराजू सीधा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि असल में तौहीन की सजा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। दोहरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर। दूसरी जानिब वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालत में मुसावियाना होने चाहिए, सबके लिए एक जैसा इंसाफ और मयार होना चाहिए। अजीब लगा कि अदालत ने इमरान खान के साथ नरम रवैया रखा। जो आला अदालतों के फैसले हैं वो मुसावियाना होने चाहिए, उनमें कंसिस्टेंसी, उनमें पैरिटी, उनमें यकसानियत नजर आनी चाहिए। जब बात करते हैं और जब वो स्टेज पे होते हैं, उनके जो जज्बात का बहाव है उसके आगे ना अदलिया को ठहरने देते हैं वो, ना उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ठहरने दिया है कि कानून अपना रास्ता लेगा। और इस केस में भी इंशाल्लाह उसी मयार को सामने रखा जाएगा जिस मयार को और जिस कानून को सामने रखते हुए माजी में पाकिस्तानी सियासतदानों के बशमूल वज़ीर आज़म के मुकदमात का फैसला किया गया। अब समाज से कबल वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इमरान खान को हदफ तनकीद बनाने के साथ दोहरे मयार के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमारे लोग बाहर बैठे हैं लेकिन यहाँ दहशतगर्द खुलेआम और आज़ाद फिर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कभी इस हद को पार किया जिनको आपने गद्दार डिक्लेयर किया? और क्या पाकिस्तान के अंदर हम देखते रह जाएं कि जनाब आज भी वो लाडला है लिहाजा ठीक है? और क्या आज सबके इल्म में ये बात नहीं है कि नवाज शरीफ के साथ होने वाला जो इंसाफ था वो जुल्म था? हम देखते रह जाएं कि मुजरिम जो है वो घड़ी चोर आजाद रहे और जिसने पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगाए, मोटरवेज दिए, पाकिस्तान को अमन दिया, पाकिस्तान को सी पैक दिया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, उस नवाज शरीफ को बेगुनाह होने के बावजूद हम बाहर रखें? अब एक बार फिर बयानबाजी से अदलिया पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ चेयरमैन पीटीआई तौहीन अदालत के बावजूद माफी मांगने को तैयार नहीं है, तो दूसरी जानिब हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से अदलिया पर तनकीद करके मनपसंद फैसले के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये मामला किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बात करेंगे इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तौहीन अदालत केस में आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने ज़ाती हैसियत में पेश हुए। समात बड़ी इंटरेस्टिंग है। 7 रोज़ की मोहलत दी गई है, जवाब दोबारा दाखिल कराना है, लेकिन आज प्रोसीडिंग्स के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि अगर आपका जवाब तसल्ली बख्श होता तो शायद समात आज ही निमट जाती। उससे लगता तो ये है, और फिर जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट्स दिए उससे ये लगता है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे। क्या अदालत की तरफ से इमरान खान साहब को मोहलत दी जा रही है? बार बार ये उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद केस सेट असाइड हो जाएगा? देखिए, तासुर तो यही है कि ज़ाहिर है उनको कहा जा रहा है कि आप माफ़ी मांगिए क्योंकि आपने एक गलत बात की है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं लगता उनको कि वो गलत हैं। उनको तो कभी भी नहीं लगता कि वो गलत हैं। और देखें, शर्त तो ये है कि आप अल्लाह ताला से भी जब माफ़ी मांगते हैं, वो तो रहमान भी है, रहीम भी है, और अगर आप अपने गुनाह छोड़ देते हैं और तौबा कर लेते हैं तो आपकी माफ़ी कबूल हो जाती है। फिर आप बार बार वो गुनाह करते हैं, फिर आप माफ़ी मांगते हैं, फिर वो कबूल हो जाती है। लेकिन ये मामला ज़रा अदालत और इंसान के
बीच में, दो इंसानों के बीच में, ये अल्लाह ताला के और इमरान खान साहब के बीच में तो नहीं है। तो एक गुनाह को आप कितनी दफ़ा करेंगे और किस किस पे रिपीट करेंगे, एक गलत बात आप किस किस पर आयद करेंगे। तो अब तो ये कंटेम्प्ट तो खातून जज पे हुआ है, लेकिन जो खवातीन सहाफ़ियों के साथ कर चुके हैं, जो ये हुक्मरानों के साथ कर चुके हैं, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं, जो ये इदारों के बारे में कह चुके हैं, जिस तरह इदारों के ऊपर इन्होंने बार बार तनकीद की थी कि 12 बजे कोर्ट्स क्यों खुलती हैं। मैं आपसे सिर्फ एक रिवर्स साइकोलॉजी पे ज़रा बात करते हैं। आप ये देखिए कि जब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब केस शुरू करते हैं तो एक पूरी चार्जशीट बनाते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि देखें हामिद खान साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का जो भोंडी, एक मैं उसको भोंडा ही कह सकती हूँ कि भोंडा जवाब जमा कराएंगे। उन्होंने तो ये नहीं कहा था, लेकिन मैं समझती हूँ कि काफ़ी भोंडा जवाब था जो जमा हुआ उसमें, कि मैं तो सही हूँ और अगर आपको बुरा लगा है तो मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ। इसमें कहीं माफ़ी की या तलाफ़ी की या कोई शर्मिंदगी की कहीं कोई बात नहीं है। उसके बाद ज़ाहिर है एक आदमी जिसको सिरे से लगता है कि वो गलत ही नहीं है, तो फिर एक शुरू हुई बात यहाँ से कि हामिद खान साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर गए जी इमरान खान साहब एक लीडर है, उनके कद काट के मुताबिक ये जवाब नहीं है। अब लीडर है कद काट के मुताबिक, मतलब दिस वाज अननेसेसरी, इररेलेवेंट एंड आई थिंक मतलब ये गैर कानूनी गुफ्तगू है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस हैं, कुछ भी कह सकते हैं। साथ ही साथ ये कहना किसी को, उसके बाद उन्होंने बताया पैका ऑर्डिनेंस में अगर वो अमलदारी हो जाती है और अगर उसको क्रॉस डाउन नहीं करते जस्टिस साहब, तो आज इस मुल्क में आधे जो लोग हैं वो जेलों में होते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि असद अली तूर के साथ जो हुआ उस पर तो आपको कोई अफसोस नहीं हुआ, अबसार आलम के साथ हुआ उस पर तो आपने कोई नोटिस नहीं लिया, शहबाज गिल साहब पे आपकी बड़ी दिल में तकलीफ हो रही है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स का भी उन्होंने हवाला दे दिया। तो एक पूरी बड़ी चार्जशीट है जो एक आदमी की पर्सनालिटी का आपके सामने एक पोस्टमार्टम है कि एक आदमी जिसके दोहरे मयार है, जो अपने लिए पैका ऑर्डिनेंस लाने को तैयार है अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन अपने लिए तमाम तर रिलीफ चाहता है। एक आदमी जो मिसिंग पर्सन्स के लिए उसके दिल में कोई दर्द नहीं है, असद अली तूर और बाकी जो सहाफ़ी जिनको मारा गया, उठाया गया, उनको तो पता ही नहीं था कि वो उठाए गए थे, ये तो आपको भी पता होगा कि उन्होंने तो सिरे से इनकार कर दिया। तो ये कहने का मकसद है तो दोहरा मयार पर टॉर्चर की बात करना, टॉर्चर क्या इनके दौर में नहीं होता। ठीक, इमरान खान साहब की जो दोहरा निज़ाम इंसाफ की बात हो रही है, एक ऐसा शख्स हु इज नॉट विलिंग टू लीव हिमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अगर जस्टिस साहब ने एक ऐसे आदमी को जिसकी चार्जशीट ये कहती है, मैं लॉजिकल बात कर रही हूं, मैं आपसे इस वक्त जस्टिस की बात नहीं करी, मैं से कह रही हूं एक लॉजिकल आर्गुमेंट के तहत आप ये देखिए कि अगर ये पर्सनालिटी है एक आदमी की जिसने पैका ऑर्डिनेंस, बलोच मिसिंग पर्सन्स, अपने ऊपर सारी चीजें माफ हैं लेकिन दूसरा तशद्दुद करे तो बहुत तकलीफ हो रही है, सब चीजें इन्होंने कही, तो एक आदमी है जिसका दौरा मयार है। अब वो आप उसको कह रहे जाओ माफी मांगो, माफी मांग के लाओ और दूसरा खत लाओगे, माफी मांग लोगे तो माफ कर देंगे। एक आदमी जिसका खासा यही है कि अपने लिए सब ठीक है, दूसरे के लिए सब गलत करार कर दो, तो आप उससे माफी मंगवा रहे हैं और आपको वाकई यकीन है कि वो माफी मांग रहा है, और अगर मांग भी लेगा तो क्या दिल से मांग लेगा, और फिर आप कहां पे रोकेंगे इसको? ये प्रेसिडेंट देखिए, इंसाफ का जो तराजू है वो बड़ा बैलेंस्ड होता है, बराबर होता है, और इंसाफ कद काट को नहीं देखता, लॉ कद काट को नहीं देखता, बल्कि लॉ तो बकरी चोर के लिए भी वही है जो इमरान खान साहब जैसे स्टेचर के लिए, ये आइडियली तो प्रिंसिपली ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आज हमने ये गुफ्तगू सुनी है। अब द पर्सन हु इज़ नॉट रेडी टू लीव हिमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, आप उसको मोहलत तो दे देते हैं कि आप दोबारा से जाइए, दोबारा वेट कीजिए इस जवाब को, फिर सबमिट कराएं। यानी उससे लग ये रहा है कि आपको एक रूम दिया जा रहा है कि आप इस जवाब को दोबारा सबमिट कराएं। अनकंडीशनल माफ़ी मांगने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है। आपको लग रहा है हामिद खान साहब उनको मना लेंगे कि आप खान साहब अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, क्योंकि अदालत तो आपको रिलीफ देने के लिए तैयार, और उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाएगी, तो फिर तौहीन अदालत के कानून पर तो सवाल उठेगा। बिल्कुल उठेगा। और देखिए ना, तौहीन अदालत का जो प्रेसिडेंट है, अगर तो वो गलत था और अगर इमरान खान साहब के मामले में इसको दुरुस्त करार देना है तो शुरुआत इमरान खान साहब से होगी या इमरान खान साहब के बाद होगी, या इमरान खान साहब से पहले जो इसके भेंट चढ़ चुके हैं उनको भी आप रिहा कर देंगे या उनके ऊपर से कंटेम्प्ट हटा देंगे। पॉइंट ये है कि आपने एक दस्तूर है या आपने एक रिवाज कायम कर दिया है कि ये एक बात को हो गया। अब वो ब्लॉक कहें इमरान खान साहब कि देखिए कि मैंने तो इतना नहीं कहा था, निहाल हाशमी साहब तो हद से गुजर गए थे, तो दानियाल अजीज तो और हद से गुजर गए थे, और फलां ने तो ये कह दिया था, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मेरा तो मतलब ही नहीं था। पॉइंट ये है कि अगर आपने कंटेम्प्ट
कंटेम्पचुअस मामले को समझा तभी आपने शो कॉज नोटिस इशू किया ना। तो ये मामला तो अब बहस का नहीं है कि कौन ज्यादा कंटेम्पचुअस है और कौन कम कंटेम्पचुअस है। कंटेम्प्ट तो इन एनी केस उन पर आयद हो गया ना, आपने कर दिया, आपने कहा कि शो कॉज नोटिस उनको इशू हो गया, तो कोर्ट को ये कंटेम्प्ट लगता है। अब इस पर माफी मिल जाएगी, माफी मांग लेंगे। अब ये तो इमरान खान साहब जानते हैं या अल्लाह जानता है। वैसे तो खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन जाहिर है क्योंकि एट स्टेक है, उनकी ना अहली हो सकती है 6 महीने के लिए, और जाहिर है इमरान खान साहब अभी 4 महीने में आउट ऑफ पावर है कि आपको पता है कि वो कितने परेशान है। अगर उनको और मजीद 6 महीने पावर से बाहर रखा गया, और इस वक्त तो अवामी मोमेंटम उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। देखिए मुझे इससे कता नजर कि कोर्ट क्या फैसला करता है या माफी मांगते हैं नहीं माफी मांगते। आप ये देख लीजिए कि माफी मांगने के बाद भी अगर ये इसी तरह की रिवाज रहेगा जिस तरह फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर ये हुआ तो अवाम आपके खिलाफ निकलेगी, और अवाम को हमने रोका हुआ है, अभी अवाम उनके कंट्रोल में है, हमने इनको कह दिया आउट ऑफ कंट्रोल किया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? किसको धमकी दे रहे हैं आप पॉलिटिकल पार्टीज को धमकी दे रहे हैं, तो फिर सर वो समझा जाए कि मामला इंटेंसिटी या धमकी दे रहे हैं, सिविरिटी ऑफ द स्टेटमेंट का नहीं है। इसका मतलब है मामला इसका है कि पॉपुलर कौन है। तलाल चौधरी के पीछे क्योंकि आवाम बहुत बड़ी तादाद में नहीं निकल सकती, क्योंकि दानियाल अजीज के लिए पब्लिक एट लार्ज नहीं निकल सकती, वो निहाल हाशमी साहब के लिए उतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं निकल सकते। यहाँ पर सियासी रहनुमा बैठकर ये कहते हैं कि हम दोराहे पर खड़े हुए इनकलाब आ जाएगा, खान को अगर हाथ लगा तो लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के यहाँ ऑप्टिक्स का मामला है, पब्लिक निकलेगी, पॉपुलर लीडर है, तो इसलिए जो है मोहलत मिल रही है। ये कह रही है आप? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉपुलर है इसलिए उसको मतलब हाँ हो भी सकता है, लेकिन मैं जाहिर आई एम नॉट द वन टू जज हियर। बट जाहिर है एक आपको ये फर्क तो पता चलेगा ना। आप आज देखिए कि आज कोर्ट के बाहर क्या माहौल था। आप जरा रेंजर्स की तादाद देखिए, एफसी की तादाद देखिए, 1000 पुलिस ऑफिसर्स वर ऑन ड्यूटी आउटसाइड इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आपको उतनी जगह इतनी बड़ी नहीं है जितने हमारे पुलिस वाले थे। क्या खदशा था उनको? क्या खदशा था कि ये क्यों सिक्योरिटी लगाई गई थी? क्यों एक दरवाजा बंद किया गया था? क्यों रजिस्टर में नाम थे जिसपे से देखकर ही लोग अंदर जा सकते थे? बाबर अवान साहब उनके बेटे को भी अंदर कोर्ट रूम नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? बिकॉज दिस इज, आपको नहीं पता था कि क्या इश्तियाल अंगेजी हो सकती है, आपको नहीं पता रिएक्शनरी पॉलिटिक्स क्या रुख इख्तियार कर लेगी, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई हुदूद नहीं है। इसी तरह जब आसिया बीबी का फैसला आ रहा था तो पूरा मुल्क बंद था, पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन था, क्योंकि आपको पता था आप एक ऐसा फैसला देने जा रहे हैं जो नहीं किसी को कबूल होगा। यहां पर टीएलपी थी और जमातें थी और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे जो कि फट सकते थे, इस मुल्क को नुकसान दे सकते थे, इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो आप ये सोचिए अब हम पैरेलल किससे ड्रॉ कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्लास्फेमी केस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। दोनों के आसार जैसे डर और खौफ दोनों के अराउंड एक है। तो ये पॉलिटिकल लीडर, जमहूरी लीडर है या ये कोई दहशतगर्द है? और मैं दहशतगर्द के मुकदमे में जो इनके खिलाफ बनाया गया मैं उसमें एग्री नहीं करती, लेकिन टुडे आई एम फोर्स्ड टू थिंक व्हाट इज ही डूइंग दैट मेक्स हिम सो डिफरेंट एंड ही इज ट्रीटेड सो डिफरेंटली। मैं लाडले की बात नहीं कर रही, बट व्हाई इज ही ट्रीटेड डिफरेंटली? व्हाई इज इट कि ये कंटेम्प्ट करते हैं तो इनको एक हफ्ता मजीद दे दिया जाता है और दूसरों को नहीं दिया जाता? दूसरे तो माफी भी मांगते हैं लेकिन आप कंटेम्प्ट लगाते हैं उन पर, आप उनको नाअहल करते हैं, एक को आप जेल भी भेजते हैं। आपके पास सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का, आपके पास प्रेसिडेंट है और उन्होंने ये माना भी है, जस्टिस साहब ने आज अतर मिनल्ला साहब ने, कि ये हम मानते हैं क्योंकि हमारे पर प्रेशर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसले दे चुका है, तो हमें इस तनाजुर में भी सोचना पड़ेगा। एंड इट्स अ डिफिकल्ट स्पॉट टू बी इन। तो ये तमाम तर चीजें समझते हुए अगर हमने सिर्फ इश्तियाल को अवॉइड किया है और इंसाफ कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती हुई है। इस मुल्क के साथ बार बार ज्यादती हम नहीं इजाजत दे सकते और हम किसी को इतना डेंजरस नहीं बना सकते कि वो उस पॉइंट पे चला जाए जहां उसके लिए कानून आइन से वो मुबर्रा हो जाए। अब कानून और आइन दोनों से मुबर्रा हो गया, आइन से तो वैसे ही मुबर्रा है वो, अब कानून से भी मुबर्रा है। आज अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम तौहीन अदालत के कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आज अतर मिनल्ला साहब ने कहा, इसका मतलब यह है कि इससे पहले तौहीन अदालत के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं। लेकिन जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मैटर इज बिफोर द कोर्ट नाउ। अब कोर्ट ने डिसाइड करना है, ये अदालत का और तौहीन अदालत के मुर्तकिब का मामला है। और हमने माजी में देखा है कि जहां पर अदालत के सामने अनकंडीशनल एक माफीनामा रखा जाता है वहां अदालतें माफ भी कर देती हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पर तो गैर मशरूत माफी मांगने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ से मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट, फिर वफाकी वजीर कानून का आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाना, जावेद लतीफ़ साहब का अदालती प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आप ये समझते हैं कि अदालत के ऊपर दूसरी तरफ से भी प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है?
देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इंसाफ इस मुल्क में बहुत कम हुआ है और नाइंसाफ़ी इस मुल्क में बार बार हुई है, और नाइंसाफ़ी इस तरह हुई है कि उसको अब अगर अनडू करना है तो अब बता दीजिए शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत इमरान खान साहब से करनी है। प्रेसिडेंट इमरान खान साहब को बनाना है कि अब तमाम चीज़ें ठीक होंगी और कानूनी होंगी और आईनी होंगी, यानी कि जो मामला पहले हो गए वो गैर कानूनी और गैर आईनी थे, तो क्या हम उनको भी अनडू करेंगे या सिर्फ यहाँ से शुरू करेंगे कि इमरान खान साहब पे उनको सब रिलीफ दे दी जाए, जो जो गलत हुआ है उनके साथ सब कुछ सही किया जाए। अगर आइन और कानून में ये कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, क्या आईनी है क्या गैर आईनी है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है और क्या गलत है, अगर इसमें तजाद पैदा हो जाए तो उस मुल्क को आप किसी तरह से नहीं बचा सकते। चाहे आप IMF का फंड ले आए, चाहे आप इमरान खान जैसे सादिक और अमीन लीडर ले आए, चाहे आप पॉपुलिस्ट लीडर ले आए, चाहे आप अवाम को ले आए, इस मुल्क में अब ये बहुत डेंजरस मोमेंट है। और आई कैन नॉट रीइटरेट इट इनफ कि खुदा रहा इस मुल्क में सच झूठ आइन इंसाफ कानून कोई मायने नहीं रखता एक शख्स के लिए जिसके साथ वो जिस तरह जस्टिस मनल्ला ने मांगा। आपकी बड़ी फॉलोइंग है, आपको लोग आपको सुनते हैं, लोग आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो क्या कर गुजरने को तैयार है, किस चीज को कर गुजरने की तैयारी दे रहे हैं इमरान खान साहब, और यहां तक उनको कौन लेकर आया है, और ये क्यों अब ऐसे है कि उगलते भी नहीं बनते और निगलते भी नहीं बनते, ये ना छोड़ने को तैयार है ना ये छोड़े जाते हैं। ये क्या मुअम्मा बन गया है इस मुल्क में। और अगर इन्हीं को बनाना है प्राइम मिनिस्टर तो प्लीज अभी से ये पार्लियामान निकले बाहर, इनको ले आए ताकि मामला जल्दी तय हो जाए। क्योंकि अगर इस तजब्जुब में अगर इस मुल्क ने और 8 महीने गुजार दिए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क को कोई संभाला दिया जा सकेगा। और ऊपर से फ्लड सिचुएशन, आप इलेक्शंस का इंतजार ही ना कराएं, आप इनको बुलाएं, आप इनको कहें आ जाएं जी, बरसबार हो जाएं, क्योंकि इवेंचुअली वो ही चाहते हैं। इफ ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट एनीथिंग एंड इफ देयर इज नथिंग टू स्टॉप हिम कानूनी और आईनी तौर पर, तो फिर आप सब कुछ छोड़ दें और आप इनको ले आएं। फिर गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से इनको इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए, इस मुल्क की बागडोर ये संभालें। अगर फॉरेन पॉलिसी इनसे नहीं चलती तो चले उसके लिए शहबाज शरीफ की टीम रख लें, मिफ्ता इस्माइल को एज अपना फाइनेंस मिनिस्टर रख लें और इमरान खान साहब वजीर आजम बन जाए। इस पर खुश है वो, इनसे पूछ लें इस पर खुश है तो इस मुल्क को माफ कर दें। ठीक है, लास्टली सना मुचा साहबा क्विकली कहिएगा, ये जो हिसार इमरान खान साहब के अगेंस्ट अराउंड है, ही सराउंडेड बाय द लीगल बैटल ग्राउंड जिसमें अभी तोशा खाना रेफरेंस है, अभी ममनुआ फंडिंग केस का मामला है, इसका आप क्या फेट देख रही हैं आने वाले दिनों में? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज क्या कहा है, आज उन्होंने कहा गद्दारी के मुकदमे के बारे में आपको सोचना चाहिए, आप वैसे गद्दारी के मुकदमात ना लगाया करें। जाहिर है सोचना चाहिए, मैं भी इसकी बड़ी मजम्मत करती हूँ कि नहीं होनी चाहिए इस तरह के गैर गद्दारी के। कौन है हम बताने वाले कि कौन गद्दार है और कौन मुहब्बत वतन है। पॉइंट बीइंग कि कहीं ना कहीं तो ये केसेस ने जो आप जो रेफरेंसेस आपने जिनका इजहार किया है, इन्होंने कोर्ट ही जाना है ना। हम तो कह रहे थे ये मसलहत पसंद ऑपोजिशन है, फिर मसलहत पसंद हुकूमत है, बेचारे उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो हाथ पैर शायद नहीं बंधे हुए, शायद उनको पता ही है कि राइटिंग इज ऑन द वॉल कि होना हवाना कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो शायद ये भी कोशिश नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सना मुचा साहब आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। 7 रोज का वक्त है, उसके बाद देखना है कि इमरान खान साहब को अनकंडीशनल माफी जो अदालत चाह रही है वो मांगते हैं या नहीं मांगते। और दूसरी तरफ से एक प्रेशर भी है जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब लाडले हैं, अल्टीमेटली इज गोइंग टू गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट्स। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक खास जज्बा है, एक जज्बा है जो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए देखने में आ रहा है। वो इसका जज्बा है, कौन क्या कुर्बानी दे रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त सरबराह JTC फाउंडेशन और मारूफ समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ है। ज़फ़र अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़रा पब्लिक के जज्बे को सलाम भी पेश करने की ज़रूरत है और काबिल सताइश भी है, तो आप क्या मनाजिर देख रहे हैं वहाँ पर, क्या स्टोरीज है आपके पास? देखिए, मैं स्टोरीज, मेरे पास एक औरत आती है और वो आकर अपनी अंगूठी कहती है, मेरे शौहर ने बड़ा मेरी सालगिरह पे मुझे अंगूठी दी थी, मेरे घर में इस वक्त पैसा नहीं है, अब शौहर के पास होगा या वो शौहर भी नहीं है, कहीं गए हुए हैं, शहर से बाहर है, मैं ये अंगूठी देना चाहती हूँ, ये इसकी रसीद है। लोग आ रहे हैं, लोग ये तक कह रहे हैं, एक मेरे पास एक पुलिस वाला कल आया, उसने अपनी पूरी तनख्वाह 35,000 रुपए स्लिप के साथ दे दी। कहने लगा मेरे बच्चे अगर 1 महीने कुछ नहीं खाएंगे तो हम फिर भी गुजारा कर लेंगे, इतना घर पे है हमारे पास छोटा मोटा पैसा। मैटर ये कि लोग गुल्लक भी दे रहे हैं, लेकिन मैटर ये है कि पूरे मुल्क को जागना पड़ेगा। ये आफत कोई वो आफत नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि शायद 2-4 हज़ार लोगों के साथ मुसीबत आई है। शहर के शहर पूरा सुबह
सिंध देख लें आपके सामने, बलूचिस्तान पूरा 60% बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब आपके सामने, तौसा शरीफ, फाजिलपुर, राजनपुर, लैया, किस किस जगह के नाम लूं? हम जहां सिटी लगा रहे हैं सेकंडों में लोग भर जाते हैं। हम जो खैमों की सिटी लगा रहे हैं, मैटर ये है कि इस वक्त लोग मुसीबत में हैं, लोग 6-6 दिन से भूखे बैठे हुए, उन तक पहली बार तो खाना पहुंचे, पहली बार मैंने लोगों से अपील की थी कि हम रोजाना 100 से 150 ट्रक पे पहुंच गए। अभी 150 से हमने ऐलान किया अगर आप हमें बुध और जुमेरात को सामान देते हैं, हम 500 ट्रक रवाना करेंगे। इसके अंदर बिस्किट, भुने हुए चने, खजूर, दूध टेट्रा पैक, जूस ये होगा। और सिर्फ इसलिए कि किसी एक शख्स को इतना सामान देते हैं, तुम 7 दिन तक गुजारा कर लो सड़क के किनारे अपनी फैमिली के साथ जो बैठो, नहीं मालूम तुम तक अगली इमदाद पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, एक दिन बाद पहुंचेगी, कब पहुंचेगी। अभी तो बहुत मरहले बाकी हैं, अभी नहीं मालूम ये लोग कब दोबारा अपने घरों में शिफ्ट होंगे। हमारे पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कराची की बिल्डर बरादरी कब खड़ी होगी, आबाद कब सामने आएगी। सही कर रहे होंगे अपने अपने लेवल लेंगे, तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए। और यहां से मैंने आज एक और ऐलान कर दिया, आपके चैनल के तवज्जुह से भी कर रहा हूं, आप खबरों में भी चलाएं, आप इसको अपने टिकर में भी चलाएं कि जो कोई कराची में राशन का ट्रक भरेगा, राशन की सुजुकी भरेगा, राशन फिर सुन लें पका हुआ, कच्चा नहीं, उनके पास सब लकड़ियां गीली हैं, वो कुछ नहीं पका सकते, सड़कों के किनारे बैठे हैं। मुझे नहीं मालूम जो लोग राशन मांग रहे हैं वो क्या करेंगे इन पैसों का भाई, या ये राशन लेके क्या करेंगे। मुतासिर फैमिलीज आपका 1 किलो दाल और 1 तेल की थैली लेके क्या करेगा, उसके पास पतीली नहीं है। तो भाई बिस्किट, खजूर, भुना हुआ चना, टेट्रा पैक दूध, जूस, पानी, ये तमाम चीजें, या अगर टिन पैक फूड दे सकते हैं वो जो भी तैयार करेगा अपने फ्लैट से, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, उसका सुजुकी ट्रक, 22 व्हीलर कंटेनर जो भेजोगे मुतासरा इलाकों में, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है वो पैसा जेडीसी देगी, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, चाहे वो 10 लाख रुपए हो। जितने लोग राब्ता कर सकते हैं कर लें, जब तक पैसा है देते रहेंगे भाई। इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर रोजाना 3-3 हजार ट्रक पका हुआ खाना लेकर नहीं गए तो तैयार रहिए किसी इंसानी अलमिये के लिए, अब टाइम करीब है। बैठे जफर अब्बास साहब, इमदाद मुतासरीन तक पहुंचाने में भी एक दिक्कत है जो सरकार पहुंचा रही है। हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से जब वो गिराते हैं तो वो जिस बैग के अंदर जो राशन बैग होता है वो नीचे जमीन पर जैसे ही पड़ता है फट जाता है। उसके अलावा जो लोग अपने तौर पर ट्रक लेकर जाते हैं वो कहीं रास्ते में लूट लिए जाते हैं। तो ये किन चैलेंजेस का सामना करना, क्योंकि हमने जो मनाजिर देख रहे हैं कुछ बेहिसी के मनाजिर भी हैं ऐसे जो बड़े अलार्मिंग हैं। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि कल हमारे जेडीसी के कई ट्रक हाला पे लोग छीन के ले गए सामान उसका। मैं लुटना नहीं बोलूंगा, अगर मेरी फैमिली पानी में बह गई होती, मेरा घर बह गया होता, सोफा कुर्सी बिस्तर कपड़े पतीली बर्तन सब चले गए होते और मैं 6 दिन तक इस इंतजार में बैठा होता कि मेरे लिए कोई खाना भेजेगा इस मुसीबत में। ये जो मुसीबत आई है इसको सैलाब बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं है ये, इसको सैलाब बोलते हैं। अगर जमीन खुल के फटी होती तो उसको ज़लज़ला बोलते हैं। इन आफतों के नाम है ना, तो ये आफत आई है। 6 दिन से बैठा हूं अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बच्चों को घास खिला रहा हूं, लो बेटा जिंदा रहो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान को ये अपील करूंगा, पूरे पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, अपना हिस्सा डालना होगा। जिस तरह हम जैसा छोटा सा इदारा 100, 150 और 500 ट्रक की बात कर रहे हैं, तमाम इदारों को निकलना पड़ेगा, तमाम सेठों को निकलना पड़ेगा। आपके घर में पैसा नहीं है, बहुत हालात खराब है, एक वक्त का पूरा घर, सिर्फ एक वक्त की रोटी छोड़ दो, वो 2-2 रोटी करके 7 लोगों तो 14 रोटी कहीं से टिन पैक कराओ, रवाना कर दो। कोई नहीं मिल रहा, जेडीसी के किसी कैंप तक पहुंचा दो। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने आपके चैनल के तवज्जुह से बड़ा ऐलान किया है कि छोटी से छोटी सुजुकी तैयार करो, पैसा हम देंगे। हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हमने कोशिश की, हमने पूरे कराची से बोला है कि भाई बुध और जुमेरात को हमें बिस्किट पहुंचा दो, दूध, जूस, टेट्रा पैक पहुंचाओ। हम 500 ट्रक निकालना चाह रहे हैं। अगर हम 100-150 निकाल सकते हैं रोजाना तो 500 निकालेंगे, और अगर 500 निकालने में कामयाब हो गए तो इस ऑपरेशन को पर डे 1000 ट्रक पे लेकर आएंगे, क्योंकि वहां लोग बहुत मुसीबत में हैं और हमें इंतजार नहीं करना है कि कोई इंसानी अलमिया जन्म ले। और लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लोग कर रहे हैं सपोर्ट लोगों की, जैसे भी हालात हो। मैं समझता हूँ कराची ने इस बार फिर अपना हिस्सा डाला है, और आप आके देख लेंगे इस वक्त हजारों कार्टन के साथ लोग लाके सामान दे रहे हैं जेडीसी को। अभी मेरे पास एक बड़े बैंक की, अच्छा एक और वाकया मैं आपको सुना दूं, छोटा सा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी एक बहुत बड़े बैंक के बहुत बड़े अफसर मेरे पास आके बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपका बैंक जो है इन्हीं लोगों से कमाता है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम करेंगे, हमारी अभी कुछ एक बड़े कोई एनजीओ वाले साहब हैं, वो टीवी पे आते हैं, उनसे मुलाकात हुई है, वो हुआ। मैंने क्या बोले, कहने लगे, उन्होंने कहा नहीं अभी तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप हमें पैसे दें, हम घर बनाएंगे इनके। मैंने अपना मुंह पीट लिया उनके सामने। मैंने कहा घर किसके लिए बनाओगे जो जिंदा ही नहीं होगा? पहले अभी उनको पहले मरहले में खाना पहुंचाना है पका हुआ, दूसरे मरहले में खैमों में शिफ्ट करना है, फिर उनको राशन देना है, चूल्हा देना है, फिर जब कभी पानी उतरेगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल,
उसके बाद फिर उनकी आबादकारी की बात होगी। आप अभी बड़े पैसे के चक्कर में क्या लोगों को लाइन दे रहे हो भाई? छोटी सी गुजारिश है, इस वक्त पका हुआ खाना पहुंचाएं ताकि कयामत के दिन आप परवरदिगारे आलम के सामने बोल सकें कि जब हमारे मुल्क में इतना बड़ा सैलाब आया था कि जिसके अंदर करोड़ों लोग मुतासिर हुए तो सैलाब में, उसमें हम खामोश, परवरदिगारे आलम हमने एक दिन का अपने बच्चों का खाना दे दिया। बिल्कुल दुरुस्त बात है ज़फर अब्बास साहब, एक क्लैरिटी आ गई कि इस वक्त क्या चाहिए ऑन ग्राउंड और किस तरह पहुंचाया जा सकता है, ये क्लैरिटी आ गई जो लोगों को दरकार थी। लास्टली सिर्फ ये बताइएगा, आपने बिलावल साहब को भी एक इंटरव्यू में सुना कि इस वक्त 23 डिस्ट्रिक्ट वैसे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं सिंध के, वो तो पानी के कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, किस तरह से पानी उतरेगा, कब उतरेगा, ये कहाँ निकालना है, इसका कोई एक मैकेनिज्म होगा। लेकिन इस वक्त वहाँ पर ऑन ग्राउंड लोगों को निकालने में क्या दिक्कत आ रही है, और फिर वो जब शिफ्ट होंगे खासतौर पर IDPs बनकर रह जाएंगे, वो कराची की तरफ नकल मकानी करने की कोशिश करेंगे, हाउ डू यू सी दिस मैकेनिज्म कि पैरेलली उनको शिफ्ट भी तो करना है, नकल मकानी भी तो करानी? करेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं। हजारों ट्रक सुजुकियां कराची आ रही हैं, हजारों। आप हाईवे पे सफर करें, लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है। जानवर जिसमें लाए जाते हैं उन ट्रकों में लोग खड़े, इंसान, उनके सर के ऊपर चरपाइयां, उनके पलंग हैं, और वो सफर कर रहे हैं इस उम्मीद से कि हमने अपने गांव से 60-70 किलोमीटर पैदल चल के सड़क तक आए। इस पूरे गांव ने मिलकर पैसे मिला के एक ट्रक किया है, भले खड़े होकर पहुंचा दो, खुशकी में पहुंचा दो। मुझे नहीं मालूम ये वापस कब अपने घरों में जाएंगे, मुझे नहीं मालूम ये जिन शहरों में आ रहे हैं यहाँ इनका खाना पीना कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त उन तक पका हुआ खाना पहली बार हर आदमी तक क्यों नहीं पहुंचा। इस वक्त मुसीबत बहुत बड़े लेवल की है। तो इन्हें सेटल डाउन करने के लिए सरकार क्या कर रही है, जो लोग कम से कम कराची या किसी सूखी जगह पर पहुंच गए? तो एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट हैं रहमतुल्लाह शेख, मैं कल वहां गया था उनके कैंप पर भी, उन्होंने तो कुछ 25, 30, 40 जगहों पे स्कूलों में लोगों को ठहराया है, खाना भी दे रहे हैं, बिस्तर भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये बात 10-20 हजार लोगों की नहीं है, ये बात हो रही है 2-2.5 करोड़ लोगों की। क्या बनेगा? इतना बड़ा लोग जो अपने घर बाहर के बाहर बैठा हुआ इंतजार में कि पानी उतरेगा। तो मेरे घर में सोना था, मेरे घर में चांदी थी, मेरे कुछ जमा पूंजी थी, मेरी कुछ वालिदैन की निशानियां थी, मेरे बच्चों की किताबें थी, जबकि वहां कुछ नहीं बचा होगा। ऐसा सैलाब आया है, ऐसा सैलाब आया है, सब कुछ बहा के ले गया है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और पैरेलल बहुत सारे इकदाम की जरूरत है। ज़फर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सरबराह JD समाजी रहनुमा ज़फर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये दर्दनाक स्टोरीज़ हैं, ये ग्राउंड पे ये सब कुछ हो रहा है, और पैरेलल ना सिर्फ ये कि नकल मकानी, उनको खुराक पहुँचाना, उनकी जो वक्ती तौर पर रिहाइश का बंदोबस्त करना, और उसके बाद उन्हें अपने घरों तक पहुँचाना एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। IMF पैकेज रवा हफ्ते मिलने की उम्मीद पैदा हो चुकी। कल तक हुकूमत डील मिलने की खुशियां मना रही थी, शादियाने बज रहे थे, और डील हासिल करने को अपनी कामयाबी और तमाम मसाइल का हल करार देने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन अवाम कल भी यही सवाल कर रहे थे कि इस डील से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या हमारे हालात में कुछ सुधार आएगा, कोई बदलाव आएगा। यही सवाल आज किया जा रहा है। IMF डील मिलने से आवाम को रिलीफ मिलने की तवक्को तो दरकिनार, उनकी तकालीफ में मजीद इजाफा हो चुका है, क्योंकि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा ने महंगाई और भारी भरकम बिजली के बिलों से परेशान सारिफीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा करने की ठान ली। एक माह के लिए बिजली मजीद 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है, और ये मंजूरी जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। दूसरी तरफ कल लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच ने शहरियों को बिजली के बिलों पर बड़ा रिलीफ देते हुए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली मुअत्तल कर दी थी, और वापडा और नेपरा को टैक्स वसूली से रोक कर आइंदा तारीख पर जवाब तलब किया था। अवाम इस फैसले पर अदलिया का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि दोबारा से उन्हें जुलाई के बिलों में मजीद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाने की खबर ने परेशान कर दिया है। आज की नेपरा समाअत के दौरान अदालती फैसले के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। नेपरा हुक्काम का कहना था कि अदालत का फ्यूल एडजस्टमेंट से मुताल्लिक कल का फैसला सिर्फ 1 माह के लिए है। अदालत का फैसला जून की माहाना एडजस्टमेंट के लिए है। दूसरी जानिब CPPA यानी सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी का कहना है कि अगर फ्यूल एडजस्टमेंट जो कॉस्ट है उसकी मद में 103 अरब रुपए ना मिले तो बिजली की पैदावार जारी रखना मुमकिन नहीं है, जिसके जवाब में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कहा था कि अदालत का ये फैसला चैलेंज करेंगे, क्योंकि आलमी सतह पर फ्यूल की लागत बढ़ने का असर है, और इस फैसले से ज़्यादातर पावर प्लांट्स को प्लांट्स ज़बरदस्ती बंद करने पड़ेंगे। अवाम पर आज रात पेट्रोल बम गिराए जाने का भी इम्कान है, क्योंकि ऑयल कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की सिफारिशात ओगरा को भेज दी हैं। ऑयल कंपनीज ने अपनी सिफारिश में डीजल की कीमत में 8 रुपये 88 पैसे, मिट्टी के तेल में 16 रुपये 65 पैसे और लाइट डीजल 12 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की है, जबकि इन तजावीज़ में पेट्रोल को 2 रुपये 98 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है।
अब यह सवाल यह है कि आवाम को रिलीफ कब मिलेगा। IMF डील मिले या ना मिले, आवाम के लिए तो हर तरफ मुश्किलात हैं। बिजली के बढ़ते बिल, महंगी अशाए खुरोनोश, अद्वियात की किल्लत, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, तमाम तर मुश्किलात आवाम ही झेल रहे हैं। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।